सर एक पॉइंट है बिजनेस खड़ा करना फिर उसे बड़ा करना। तो अभी आपने ये तो बता दिया कि आपने खड़ा कैसे करा, तो अभी टोटल आपके कितने आउटलेट्स हैं? मेरा ऐसा मानना है कि आप एक स्टेज अचीव कर लो, एक माइलस्टोन अचीव कर लो, उसके बाद उस चीज का ज्ञान आप दोगे तो मेरे को लगता है कि ज्यादा सही होगा। वो सारे इन्फ्लुएंस क्या करते हैं कि वो खुद 5 चीज करेंगे और वो 50 आने वाली चीजों का ज्ञान दे देंगे। लोग आजकल ब्रांड की स्टोरी बताने में बहुत फोकस करते हैं, बिजनेस बनाने पे नहीं करते हैं। अभी हम ओवरसीज प्लान कर रहे हैं जिसमें 2-3 कंट्रीज हम अभी अपकमिंग जल्दी ही कमिंग सून में हम डालने वाले हैं। पर कभी कभी तो बातें करते हैं कि हम पहाड़ों की बातें करते हैं, कभी कभी पत्थर भी नहीं उठा पाते। एज इज जस्ट अ नंबर। मैं ऐसा मानता हूँ कि जरूरी नहीं मैंने 21 में स्टार्ट किया तो मेरे सारे दोस्त भी 21 में स्टार्ट करें। सर आपके अभी फ्यूचर के विजन क्या है? लाइक अभी आप बोलते नहीं बट फिर भी स्टिल सर आपका ऐसे रूटीन क्या है? लाइक स्क्रॉलिंग जो है वो क्या होता है, एकदम से आपको इमोशनल रील दिख गई तो आप इमोशनल हो गए। जस्ट 2 मिनट्स बाद आपको एक एनर्जेटिक रील दिख गई, कोई बिजनेस वाला इन्फ्लुएंसर दिख गया तो आप एकदम बिजनेस के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो माइंड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। सर आपके इनिशियली आपके मेंटर कौन थे? लाइक किसी को तो आपने रोल मॉडल माना होगा। गर्दन झुकाइए और काम पे ध्यान दीजिए, फालतू चीजें आसपास जो चल रही है उस पर ध्यान मत दीजिए कि उसके पास इतना था तो उसने इतना कर दिया, उसके पास इतना था। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ टैलेंटेड यू आर, इट्स इम्पोर्टेंट हाउ हंग्री यू आर। Hello guys, welcome to the Folks of India. Today we have one of the most prominent businessmen who in such a young age has achieved so much of success. So today it's my pleasure to invite the founder and CEO of T-Logy and Suto Cafe, Mr. Shubham Patidar sir. He is actually a person who has given me so much of insights earlier, but today it's my duty to present you the thoughts, ideas of this person. So thank you so much sir for coming. थैंक यू सो मच टू यू गाइस, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हर सक्सेस स्टोरी 2 जगह बनती है, पहले माइंड पर फिर ग्राउंड पर। तो फिर टी-लॉजी और सूतो की स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई है वो आप बताइए। देखिए ये आपका कहना सही है कि हर स्टोरी 2 जगह बनती है, एक माइंड में बनती है, एक ग्राउंड में बनती है। माइंड में जो बनती है वो आइडिया होता है और जो ग्राउंड पे बनती है वो एग्जीक्यूशन होता है। तो आइडिया इज ओनली आइडिया, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा वो आइडिया ही रहेगा। अपन अगर टी-लॉजी की बात करें और सूतो की बात करें तो टी-लॉजी व्हेन आई वाज 21 मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था अपना एंड आई वाज प्लानिंग फॉर एमबीए। तभी मुझे प्लान, मतलब मेरे दिमाग में ऐसी कुछ चीजें चल रही थी कि मुझे कुछ स्टार्टअप करना है। और तब 2018 की बात है, तब स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा ऐसा एक वो नहीं होता है, एक हर चीज में एक टाइम आता है कि एक वक्त था जब लोग अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाते थे, एक वक्त था जब लोग नाम के आगे डॉक्टर लगाते थे, सीए लगाते थे। वो जब 2018 था तब लोगों को एंटरप्रेन्योर लगाने में बड़ा एक वो एनर्जी आती थी। तो उस टाइम पे मुझे मेरे बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तब से मैं सोच रहा था कि मुझे कोई स्टार्टअप करना है। बेसिकली मैं इंदौर पढ़ने के लिए आया था। आई एम फ्रॉम शाहजहांपुर, 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर। मैं बेसिकली फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने जब इंदौर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे पार्टनर, हम दोनों ने मिलके मार्केट को सर्वे किया। सर्वे करने के बाद हमने सारी चीजें एनालिसिस की, अलाइन की। फिर उस दौरान हमको पता चला कि एक टी बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो एक बेसिक नीड होती है मार्केट की और एक नॉमिनल बजट में हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास बजट का प्रॉब्लम था एज वेल, मेरे पार्टनर के साथ भी वही प्रॉब्लम था एंड वी बोथ आर स्ट्रगलिंग इन आवर, मतलब हम अपने लाइफ में स्ट्रगल्स कर रहे थे पॉइंट्स पे। मैंने एमबीए के लिए कुछ अमाउंट घर वालों से लिया था एमबीए कंप्लीट करने के लिए। देन मेरे दिमाग में एकदम से एक आइडिया आया कि मैं एमबीए करके चीज़ें वो नहीं कर पाऊंगा जो मेरे पास आज टाइम है और ये चीज़ें करने के लिए। मेरे पार्टनर से मैंने डिस्कस किया, उनके पास भी फंड का शॉर्टेज था। फिर उन्होंने कुछ फंड्स अरेंज किए उनके फ्रेंड्स और सारी चीज़ों से, और फिर हम लोगों ने मिलके एक छोटा सा टी शॉप स्टार्ट करने का प्लान किया। हम जब उस फंड को लेके मार्केट में उतरे तो फंड इतना नॉमिनल था कि हमको कोई शॉप नहीं मिल रही थी उस फंड के अंदर। तो हमने टी-लॉजी की शुरुआत एक बिल्डिंग के साइड में जो पार्किंग होती है उस पार्किंग में शेड्स लगा के हमने वहां से टी-लॉजी का पहला स्टोर ओपन किया था। उसमें हमने कुछ टी स्टार्ट्स की और धीरे धीरे उसी आउटलेट के साथ हम धीरे धीरे आगे अपने मेन्यू को बढ़ाते गए। तो टी-लॉजी की शुरुआत हमने 2018 में इंदौर से एक बिल्डिंग की पार्किंग में शेड लगा के मैं और मेरे पार्टनर दोनों ने मिलकर वहां से शुरू किया था।
और सूतो की अगर बात करें तो वी रन अराउंड 3 इयर्स। टीलॉजी को हमने 3 साल अच्छे से रन किया। उसके बाद एक कोविड का फेस आया जो अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए। वो कोविड के फेस ने, लोग उसे नेगेटिव बोलते हैं लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसे पॉजिटिव मानता हूँ कि उसने हमको एक ब्रेक दिया सोचने के लिए कि कैसे हम अपनी चीजों को वापस से रीस्ट्रक्चर करके कैसे वापस से रिवैम्प करें। कोविड के बाद लोग अपने आप को एग्जिट कर रहे थे बिजनेस के अंदर से और हमने एक नया बिजनेस शुरू किया। यस सर। हम लोग जैसे सर्वे करते थे पैन इंडिया टीलॉजी ओपन करने के लिए, तो हमने बहुत सारी चीजें नोटिस की। टी ब्रांड्स बहुत सारे अच्छे से वर्क कर रहे थे, पर हमने एक चीज नोटिस की कि कॉफी एक बहुत स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट है। उसी के साथ हमने देखा कि वो हाई पेइंग कैपेसिटीज पे लोग अफोर्ड करते हैं और वो अलग अलग जगह पे मिलता है। फिर हमने प्लान किया, मैं और मेरे पार्टनर ने मिलकर, कि क्यों ना हम एक पॉकेट फ्रेंडली कॉफी वेंचर स्टार्ट करते हैं। पॉकेट फ्रेंडली कॉफी वेंचर इन द सेंस कि जो कॉफी आपको 180-200 रुपए में मिलती है वो कॉफी हम आपको 50-60 रुपए में देंगे। कैपेचिनो वही बीन से बना के, वही मशीन से पूरा एक्सप्रेसो शॉट निकाल के आपके सामने पूरा प्रॉपर तरीके से बना के 60 रुपए में आपको कैपेचिनो मिलेगी, एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट के साथ विद द थीम ऑफ ग्रीस। हमने सूतो के अंदर ग्रीस का थीम इन किया है। तो फिर वहां से हमने इंटीरियर और सारी चीजों को प्रॉपर करके स्टार्ट किया। फिर हमने एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया एक साथ। मेरे बर्थडे वाले दिन 1 नवंबर 2020 को हमने स्टार्ट किया सूतो कॉफी। हमने एक साल पायलट प्रोजेक्ट रन किया, उसमें हमने लॉस भी बियर किया। फिर हमारे साथ एक एज ए इन्वेस्टर हमारे को फाउंडर यशवंत, हमारे कजिन है, वो इन हुए। फिर उनके साथ हमने वापस से रिस्ट्रक्चर करके सूतो को वापस से स्टार्ट किया और अभी हमारा सूतो बहुत अच्छा वर्किंग है। टीलॉजी इज स्टिल अ टॉप 1। ओके, सो सर लाइक आपने जो पॉइंट बताया कि यू टेक सम मनी फ्रॉम द पेरेंट्स फॉर द एमबीए, तो एमबीए भी चल रहा है, वो भी एमबीए मैं अगर बात करता हूँ तो एमबीए मैंने स्कॉलरशिप बेसिस पे एडमिशन ले लिया था। Okay. और जो बचे 1.5 लाख रुपए थे वो 1.5 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगा दिए थे। Okay. घर वालों को पता नहीं था कि मैंने एमबीए की फीस बिजनेस में लगा दी। मम्मी से मेरा डिस्कशन होता है, पापा से इतना नहीं होता है, तो मम्मी को मैंने बता दिया था। फिर घर वाले कहीं ना कहीं नाराज हुए थे, तो मैं करीब 2-3 महीने घर नहीं गया था। Okay. इसी डर से कि घर वाले अपन को मतलब ऐसा नहीं हो कि घर पे ही रोक ले, अपन ने ऐसा एक कदम उठाया। तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड था मेरे लिए और एक बोलते हैं यू टर्न था लाइफ का। अब इसमें सर फ्रेंचाइजी मॉडल जब आपने एंटर करा 2017-18 में, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव था, बट फिर भी आपने ऐसी क्या स्टेप्स फॉलो करी कि जिससे आपकी फ्रेंचाइजी में यूनिकनेस है, यू कैन से यूएसपी आपकी क्या थी? अगर हम फ्रेंचाइज मॉडल की बात करें तो जब हमने टीलॉजी स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग के 1 ईयर के अराउंड हमने टीलॉजी को प्रॉपर तरीके से रन किया। कंपनी स्टोर्स हमने 2-3 ओपन किए। मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ हमने पार्टनरशिप की और उनके साथ मैंने स्टार्ट किए आउटलेट्स हम लोगों ने स्टार्ट करके वहां से पहले एक्सपीरियंस गेन किया, उन स्टोर्स को हम प्रॉफिटेबल बनाया, उनसे हमने अच्छा पैसा अर्न किया। फिर हमने उसके साथ साथ हमको हर एक स्टेज पे कोई ना कोई एज ए कंसल्टेंट कोई ना कोई गाइड हमको मिलता रहा। वहां से हमने सारे मॉडल्स बनाए फ्रेंचाइजी के। उसके साथ हमको पता चला कि फूड इंडस्ट्री में 3 तरीके के मॉडल्स होते हैं, फोफो मॉडल, फोको मॉडल, कोको मॉडल। हम कोको मॉडल पे ऑलरेडी काम कर रहे थे, कंपनी और कंपनी ऑपरेटेड। अब जो फ्रेंचाइजी में हम इन होने वाले थे वो हम फोफो मॉडल पे होने वाले थे, फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। हमने उसका एक पायलट प्रोजेक्ट प्लान किया और हमने पहली फ्रेंचाइज आगरा के अंदर दी जैन फैमिली को। हमने पहला फ्रेंचाइज जब दिया तो हमको पूरा एक्सपीरियंस नहीं था कि हम किस तरीके से फ्रेंचाइज मॉडल को आगे रन करेंगे। हमने जैसे जैसे फ्रेंचाइज स्टोर्स ओपन करते गए तो हमारे हर स्टोर से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा, किसी के साथ पॉजिटिव रहा, किसी के साथ नेगेटिव, पर हमने वो सारी चीजों को एक पॉजिटिव नोट पे कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंग हमारा मॉडल हर एक स्टेज पे इनहैंस होता गया। और कहीं ना कहीं हमको हमारे स्टोर्स ने ही सिखाया है कि फ्रेंचाइज मॉडल को किस तरीके से अच्छे से रन करना चाहिए। हमने एसओपीस पे काम किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे काम किया, हमने एक पूरा एक मॉडल रेडी किया, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन किए। हमको जो फूड इंडस्ट्री में जो हमारे लिए इंस्पिरेशनल थे उनके साथ बैठ के हमने उनसे कुछ चीजें सजेशंस लिए और फिर ऐसे कर करके हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्लान की। ओके, फॉर द फ्रेंचाइज मॉडल। ओके सर, एक पॉइंट है जैसे बिजनेस खड़ा करना फिर उसे बड़ा करना, तो आपने ये तो बता दिया कि आपने खड़ा कैसे करा है, बट अभी जैसे हमने जो रिसर्च की थी उसमें जो कंपनी अभी वैल्यूएशन 100 CR के ऊपर है, तो अभी टोटल आपके कितने आउटलेट्स हैं? हम टीलॉजी को स्टार्ट किया था 2018 में दोनों पार्टनर्स ने, तब से लेके अभी तक हमारी जर्नी बहुत 5 से 6 सालों की जर्नी रही है। उसमें हमने सारे फेसेस देखे हैं। कोविड हमारे लिए सबसे टफ फेस रहा है। इस जर्नी में हमने 250 प्लस स्टोर्स ओपन किए हैं अभी तक और बाकी अभी अपकमिंग है, सो फार टू गो।
और सूतो के अंदर हम 70 प्लस स्टोर्स रन कर रहे हैं पैन इंडिया, और टीलॉजी के अंदर भी पैन इंडिया हम 250 प्लस स्टोर्स प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी रनिंग, और बाकी अपकमिंग्स हैं, ओवरसीज भी हम प्लान कर रहे हैं, एंड वी आर 100 CR प्लस कंपनी। और अभी हम ओवरसीज प्लान कर रहे हैं जिसमें 2-3 कंट्रीज हम अभी अपकमिंग जल्दी ही कमिंग सून में हम डालने वाले हैं। 3 कंट्रीज हमारे फाइनल हो गए हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जो बिजनेस हमने इंदौर से स्टार्ट किया था आज वो हम एक फ्रेंचाइज मॉडल और अपने एम्बिशियस के साथ उसको ओवरसीज लेके जा रहे हैं। एंड सर जब वो फैंसी नंबर जो दिखता है कि लाइक 100 CR उसको क्रॉस कर दिया, बट एक जो पॉइंट नोट करना ना बूटस्ट्रैप, कि लाइक बिजनेस को इतने लेवल तक विदाउट एक्सटर्नल, क्या होता है कि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, आपके प्रोडक्ट पे आपको कॉन्फिडेंस होता है, तो आपको मार्केट फंडिंग्स की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग से हम प्रॉफिटेबल मॉडल पे ही रन कर रहे हैं टीलॉजी और सूतो को, तो हमको कहीं ना कहीं फंड्स की इतनी नीड होती नहीं थी कि हम हमारा खुद का एक्सपांशन जो है वो हमारे कैश रिच कंपनी थी तो हमने उससे ही काम किया। स्टिल इट्स अ प्राउड फॉर अस कि वी आर स्टिल अ बूटस्ट्रैप और 100 CR प्लस की हमारी कंपनी है, वी आर बूटस्ट्रैप, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और हम लोग आगे जाके प्लान करेंगे फंडिंग्स और सारी चीजें, पर अभी जब तक हम चला सकते हैं सारी चीजें इन दिस मॉडल तो हम तब तक उसे रन करेंगे। ओके, बूटस्ट्रैप मॉडल। सर जैसे कोई भी बिजनेस वगैरह रहता है तो लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट यूजर एक्सपीरियंस, तो किसी की 1-2 शॉप रहती है तो उसमें तो यूजर एक्सपीरियंस मेंटेन कर सकते हैं, बट जब 250 प्लस आउटलेट्स हैं तो उसमें यूजर एक्सपीरियंस अपन सेम मेंटेन करना, सो वो कैसे होता है? हमने बैकग्राउंड में एक हमारी टीम है जो पूरे पैन इंडिया के लिए काम करती है, उसमें हमारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं। उसमें एक हमारा वर्टिकल है फीडबैक वर्टिकल। ओके, उस वर्टिकल के अंदर हमारे 3 लोग बैठते हैं। 3 लोग में से एक कॉल सेंटर ऑपरेट करते हैं प्रॉपर तरीके से, जिसमें सारे स्टोर्स पे एक हमारा कॉमन नंबर आपको मिलेगा सारे स्टोर्स पे, और उसमें लिखा रहेगा आपको उस प्लेट पे कि फॉर सजेशन एंड फीडबैक कनेक्ट विद, मतलब कॉन्टेक्ट नंबर और कनेक्ट विद दिस नंबर। तो उस नंबर पे हमारी कंपनी में बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं। वो फीडबैक्स हमारे लिए लर्निंग्स भी होती है और कहीं ना कहीं उससे हमारा ब्रांड भी इफेक्ट होता है। 2-3 ऐसे मॉडल्स होते हैं जहाँ पे लोग फीडबैक दे सकते हैं। एक तो गूगल रिव्यू होता है जो ओपनली कहीं से भी बैठ के कोई भी किसी भी आउटलेट के लिए गूगल रिव्यू, तो हमारी टीम गूगल रिव्यूज पे प्रॉपर वॉच रखती है। साथ ही साथ हमारी टीम हर स्टोर से कनेक्टेड है पैन इंडिया, तो उनके जितने भी फीडबैक्स आते हैं उनके ऊपर हम तुरंत इन 24 to 48 आवर्स एग्जीक्यूट करते हैं चीजों को। तो फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम हमारी बैकग्राउंड टीम है उसके अकॉर्डिंग और उसकी मदद से ही हम पूरे फीडबैक्स को मैनेज करते हैं पैन इंडिया स्टोर्स। सो सर लाइक एक पॉइंट ये भी रहता है कि जो स्टार्टअप है आपका, आई एम ग्लैड कि इतने टाइम से सक्सेसफुली रन स्टार्टअप है, बट जो सभी बोलते हैं कि लाइक 90% स्टार्टअप स्टार्टिंग के 5 इयर्स तक ही सर्वाइव कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो सर इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि स्टार्टअप्स फेल होते हैं? सबसे पहले स्टार्टअप करने से पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अभी जो नए स्टार्टअप्स आते हैं और सारी चीज लोग स्टार्ट करते हैं तो यंग माइंड के दिमाग में सिर्फ मनी होता है, मनी माइंड हो जाता है वो, तो उसके दिमाग में सिर्फ पैसा 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 चलता है। वो पैसे के चक्कर में अपने प्रोडक्ट पे, अपने स्टार्टअप पे, स्टार्टअप जो भी अपनी कंपनी है उसके ऊपर ध्यान इतना नहीं दे पाता है। सबसे पहले अगर आपको एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप चालू करना है या फिर आपको सक्सेसफुल स्टार्टअप रन करना है तो आप लोगों को अपने प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा, अपने मॉडल्स पे काम करना पड़ेगा, उसको एक सक्सेसफुल तरीके से खुद एज ए कंपनी रन करना होगा। जब तक आप एज ए कंपनी उस चीज को यूज नहीं करेंगे, उसको रन नहीं करेंगे, तब तक आपको उसके प्रोज और कॉन्स समझ नहीं आएंगे। आप सारी चीजें फिल्टर करके फिर आप क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के साथ इन होइए। आप गलती यहाँ होती है कुछ स्टार्टअप से कि वो स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टर्स के साथ काम कर लेते हैं। नहीं, पहले आप कोशिश करिए जितना आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे रीअरेंज करके सारी चीजें शफल करके अलाइन करके आप खुद से स्टार्ट करिए और पहले आप खुद उसको रन करके देखिए। और आपका जो फोकस है वो आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा होना चाहिए पैसे से। आपके प्रोडक्ट, आपके स्टार्टअप पे आपका फोकस एग्जैक्टली, तो वो वैल्यू मेकिंग तभी होगा जब आप उस पे प्रॉपर आपका 100% देंगे और उसको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल लेवल पे ले जाके फिर आप मनी और फिगर्स पे बात करें तो इट्स बेटर। पहले आपको आपके प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए और यही लेक ऑफ फोकस ऑन प्रोडक्ट्स, इसी कारण से स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं डाउन जाते हैं। ओके, एंड सर जो बोलते हैं ना कि बाहर का कस्टमर बाद में आता है, पर हाउ डू यू मैनेज योर अंदर का कस्टमर, दैट इज योर टीम, क्योंकि अब यहाँ पे आप इतने लोगों से इंटरेक्ट तो कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, टीम बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी भी स्टार्टअप में, किसी भी कंपनी में। हम हमारी टीम को हमारी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, है ना। तो कंपनी अगर खड़ी है तो उसका स्पाइन है उसकी टीम, और टीम ही आपका फ्यूचर डिफाइन करती है कि आपकी टीम जितनी अच्छी है उतना अच्छा आपका फ्यूचर है। सबसे पहली चीज है टीम
को अगर आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करना है या फिर आपको टीम का ध्यान रखना है सारी चीजें, तो सबसे पहले तो आपको कुछ अपनी पावर ऑफ अटर्नीज जो होती है वो आपको आगे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी कि आपकी टीम एग्जैक्टली। तो हम टीम सेंट्रलाइज करके टीम्स को कुछ हमको अथॉरिटीज देनी होती है कि इतने एक्शन, इस लिमिट तक एक्शन आप खुद ले सकते हैं, इतना सारा आपके पास क्राइटेरियाज है। तो उनको जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाएंगे। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज सप्लाई देनी पड़ती है। आप सारी चीजें आपके पास रखेंगे तो टीम कैसे प्रोडक्टिविटी दिखा पाएगी? तो आपको धीरे धीरे कुछ चीजें आपके हाथ से छोड़ के टीम को देना पड़ती है। टीम का सिलेक्शन आपको उनके वर्किंग हैबिट से समझ में आएगा। हर एम्प्लॉय के अंदर कुछ प्लस कुछ माइनस होता है। कोई एम्प्लॉय पंक्चुअल होता है तो कोई एम्प्लॉय प्रोडक्टिव होता है। कोई एम्प्लॉय 2 घंटे में सारा काम फिनिश कर देता है, किसी एम्प्लॉय को 10 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो आप एक ही क्राइटेरिया से सारी टीम को जज नहीं कर सकते। हर इंसान की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, वैसे ही हर एम्प्लॉय की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। उसके अकॉर्डिंग आप टीम को रीशफल करके लाइन करें और अकॉर्डिंग जैसा इंटरेस्ट है जिस पर्सन का एम्प्लॉय का, उसको वैसा डिपार्टमेंट दें, तो आपको रिजल्ट्स और प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी नजर आएगी। और सर जो एक और जो पॉइंट है कि लाइक आप क्या बेच रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी कई बार होता है कि कहाँ पर बेच रहे हैं। तो अब सर जैसे जिसको फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजी वगैरह की जरूरत रहती है, तो लोकेशन का आप कैसे पैरामीटर सेट करते हैं? हमारी टीम के अंदर एक R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और मैंने जब स्टार्ट किया था बिजनेस में और मेरे पार्टनर ने, हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने तब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, तब हमारे पास तो लोकेशन सर्वे करने के लिए इतना सब कुछ था नहीं। लेकिन जब एक स्टेज हम क्रॉस किए और सारे हमने मल्टीपल स्टोर्स ओपन किए, तो मैंने कहीं ना कहीं एक जगह पढ़ा था कि रिटेल बिजनेस के अंदर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो 3 पॉइंट होते हैं लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। तो लोकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारी R&D टीम के अंदर हमने 10 से 15 पॉइंट्स ऐसे लिस्ट कर रखे हैं। वो 15 पॉइंट लिस्टेड जो हैं उन पे हम मार्क करते हैं कि वो लोकेशन में परफेक्ट बैठ रहे हैं कि नहीं सारे पॉइंट्स। अगर वो पॉइंट्स हमारे 70% क्रॉस करते हैं तो हम वो परफेक्ट लोकेशन है हमारे बिजनेस के लिए। उस तरीके से हम लोकेशन को डिफाइन करते हैं। लोकेशन हमारे लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो हम लोकेशंस के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं और प्रॉपर तरीके से सर्वे करके लोकेशन, स्टार्टिंग के कुछ 50-70 स्टोर्स तो हम दोनों पार्टनर्स ने मिलकर ही लोकेशन डिसाइड की है। तो कहीं ना कहीं वो 50-70 स्टोर्स की लोकेशंस के कारण हमको बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। सो सर स्टार्टिंग में आपने जो सर्वे आप बोल रहे थे, एग्जैक्टली आप कैसे करते थे सर्वे? सबसे पहले हम देखते हैं वहां का वॉकिंग कितना है, उस स्ट्रीट का वॉकिंग कितना है, उस प्रॉपर्टी का रेंटल कितना है। उसके सर्वाइवल के लिए उसके रेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड, उसकी कनेक्टिविटी कितनी है स्टूडेंट एरिया से, कॉर्पोरेट एरिया से। हमारा जो मेजर क्राउड होता है कुछ एरियाज में 70-80% स्टूडेंट होता है, कॉर्पोरेट एरियाज होते हैं, लोकल एरियाज होते हैं जो बहुत हाईली पॉपुलर होते हैं। तो हम उन एरियाज को मेजर, किसी भी सिटी के 2-3 एरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, तो हम उन एरियाज को टारगेट करते हैं। उन एरियाज में हम हमारे बजट के अकॉर्डिंग चीजें सर्च करते हैं, कनेक्टिविटी देखते हैं, फुटफॉल देखते हैं, वॉकिंग देखते हैं, कितना इजी होगा किसी कस्टमर के लिए। एज एन कस्टमर बन के ही एक्सपीरियंस करते हैं उस लोकेशन पे कि अगर हम एज ए कस्टमर विजिट करेंगे अलग अलग आउटलेट्स पे तो हम क्या चीजें नोटिस करेंगे। वही चीजों को राइट डाउन करके उस तरीके से हम प्लान करते हैं कि हम इस लोकेशन पे हमारा बिजनेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सर एक जो पॉइंट है कि लाइक आपकी इंडस्ट्री में, मैं स्पेसिफिकली नेम नहीं बोलूंगा, आपकी इंडस्ट्री में जो अलग अलग भी इंडस्ट्रीज है उसके जो लोग हैं वो काफी इन्फ्लुएंसर टाइप से आके सब चीजें कंटेंट और वो सब दिखाते हैं, बट आप सोशल मीडिया पे आपका पर्सनली आप वीडियोस वगैरह ज्यादा नहीं डालते, तो इसका रीजन? मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ कि आप एक स्टेज अचीव कर लो, एक माइलस्टोन अचीव कर लो, उसके बाद उस चीज का ज्ञान आप दोगे तो वो ज्यादा सही होगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स क्या करते हैं कि वो खुद 5 चीज करेंगे और वो 50 आने वाली चीजों का ज्ञान दे देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जितना अचीव कर चुके हो उतना बताना ज्यादा अच्छा होगा। आगे आप जो करने वाले हो वो आपका विजन, आपका प्लान है, वो आप लोगों को बता सकते हो, लेकिन कैसे करना है ये भी आपको खुद नहीं पता है। आप खुद उसको प्लान कर रहे हो, आपने एग्जीक्यूट नहीं किया है। जब तक आपने एग्जीक्यूट नहीं किया हो तब तक आप लोगों को ज्ञान नहीं दे सकते उस चीज का कि वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने शाहरुख खान की एक लाइन भी सुनी है, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर। तो मैं उसको थोड़ा सा अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में। आज मेरे पास 250 आउटलेट है, अब मैं कुछ बोलूँ 250 आउटलेट का तो वो वैलिड भी लगेगा। मैं जब 5 आउटलेट 50 आउटलेट रन कर रहा हूँ और मैं 500 आउटलेट की बात कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ओवर हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत लिमिटेड रखता हूँ और मैं इतना सोशल नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट इन एवरीथिंग, बिजनेस सारी चीजों में आपको सारे चीजें आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा सोशल कम हूँ अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप इंडस्ट्री।
ओके सर, जैसे स्टार्टअप की अपन स्पेसिफिकली बात करते हैं तो लाइक अब लोगों को ये बहुत फैंसी वर्ड लगता है, स्टार्टअप स्टार्टअप मतलब स्कूल लगता है कि लेट्स डू इट। बट कुछ सर उसके डार्क साइड भी रहते हैं उसके बिहाइंड द सीन में, कि जो लोगों को एक्चुअल पता नहीं रहते। लाइक अभी आप बैठे से तो आपकी अचीवमेंट है, तो फिर लोगों को लगता है कि लाइक इट्स कूल, लेट्स डू इट, और वो अपनी जो मेन चीज़ है कोर एक्टिविटीज कर रहे हैं लाइफ में, स्टडीज या वो सब चीज़ें कर रहे हैं, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और डायरेक्ट जंप करते हैं। तो सर अभी यहाँ पे मैं एक बहुत थिन लाइन आपसे पूछ रहा हूँ कि एक इंसान एजुकेशन में है तो उसके पेरेंट्स वगैरह बोल रहे कि पढ़ो, डिग्री लो और वो सब करो, और दूसरा एक बंदा है उसके पास आइडिया है, उसको बिजनेस करना है, सो अब वो कैसे बैलेंस करेगा? मेरा ऐसा मानना है कि आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं सही होते हैं, कहीं ना कहीं आप भी सही होते हो, लेकिन जो अर्ली स्टेज पे बहुत सारे बच्चे प्लान करते हैं उनके एजुकेशन टाइम पे कि हमको अभी स्टार्टअप करना है, नहीं नहीं, मेरा एक अच्छा सजेशन है कि आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ अच्छे से आप पढ़ाई करो, मस्ती करो, एंजॉय करो, ये लाइफ वापस नहीं आने वाली है ना। इसमें अच्छे से एक्सपीरियंसेस आप लो, ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपीरियंस इतने इंपॉर्टेंट है, यही आपको आगे जाके चीजें सिखाएंगे, यही आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, यही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जिनसे आप कनेक्ट रहोगे लाइफ में। स्टार्टअप के बाद जो लोग मिलते हैं वो आपके स्टार्टअप से इन्फ्लुएंस होके मिलते हैं। एग्जैक्टली। कॉलेज लाइफ में जो लोग मिलते हैं वो आपकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होके आपसे दोस्ती करते हैं और आपसे रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप इन चीजों में तो आपके पेरेंट्स की सुनो और आप भी प्लान करो कि आपको कहाँ से एजुकेशन करना है, वो सारी चीजें। एक टाइम आता है सबकी लाइफ में, जरूरी नहीं है कि वो एज इज जस्ट अ नंबर। मैं ऐसा मानता हूँ कि जरूरी नहीं मैंने 21 में स्टार्ट किया तो मेरे सारे दोस्त भी 21 में स्टार्ट करें, कुछ ने 25 में स्टार्ट किया वो आज मुझसे भी आगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 21 में स्टार्ट करो तो ही आपके पास टाइम लिमिट है, नहीं, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने क्या चीजें देखी हैं, आप ट्रेवल करो जितना ट्रेवल कर सकते हो, आपके पास अगर फ्री टाइम है तो आप दोस्ती करो, नए लोगों से मिलो, अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन करो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं कि आप अर्ली एज में स्टार्टअप स्टार्ट कर दो। मैं ऐसी एडवाइस करता हूँ कि आप सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाए, फिर सबकी लाइफ में एक यू टर्न आता है, उस टाइम पे आप प्लान करो अच्छे से, शांत दिमाग से, और फिर धीरे धीरे स्टार्ट करो। एंड सर अब एक और एस्पेक्ट है नेटवर्किंग का। सर नेटवर्किंग आई नो वेरी वेल कि लाइक इट इज अ क्रूशियल पार्ट व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग। सो नेटवर्किंग एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव एनी यंग? इलॉन मस्क ने बोला है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका जितना नेटवर्क वास्ट होगा उतनी चीजें आपको जानने को मिलेगी, उतने एक्सपीरियंसेस आपके होंगे, उतना आपको मार्केट से नॉलेज मिलेगा, इतना आपको सर्वे मिलेगा। तो नेटवर्क इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक बहुत बड़ा पार्ट, एक बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, बिजनेस में, आप किसी भी वर्टिकल में काम कर रहे हो आपकी लाइफ में, नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेटवर्क, आप लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलो, उनसे रिलेशन मेंटेन करो। वो आपको 2-3 चीजें सिखाता है नेटवर्किंग। रिलेशन मैनेजमेंट सिखाएगा आपको, लोगों से मिलना, आपकी खुद की पर्सनालिटी डेवलप करने की चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर अब नेटवर्किंग से ही आता है कि लाइक व्हेनेवर यू आर बिगिन टू डेवलप नेटवर्क्स, एक और एक ही पार्ट है वर्क लाइफ बैलेंस। सर इसके ऊपर तो मुझे लगता है लोगों ने बुक से लेके सब चीजें लिख दी है, पर फिर भी ऐसा लगता है 2 पार्ट में डिवाइड हो गई सोसाइटी। कुछ बोल रहे वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, कब तक जियोगे क्या पता, और कोई बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत नहीं है, पहले अचीव कर लें। एग्जैक्टली मेरा ऐसा मानना है। देखो सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, कोई कैसा मानता है, कोई कैसा, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, एवरीवन इज डिफरेंट ऑन दिस अर्थ। मैं ऐसा बोलता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि स्टार्टिंग फेज में आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी आपकी नई जर्नी है, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस को सेकेंडरी रखें। पहले आपको प्राइमरी आपके पर्पस को रखना चाहिए कि आपका क्या पर्पस है और आप किस चीज के लिए क्या काम कर रहे हैं। वो एक लेवल, एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद आप वर्क लाइफ पे काम कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस पे। जैसे मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो अभी राइट नाउ हम 6 साल कंप्लीट कर चुके हैं हमारे बिजनेस को। स्टार्टअप वर्ड बड़ा फैंसी वर्ड है, तो उसके कारण क्या, बहुत सारे लोग अच्छी एनर्जी डालते हैं, तो हमने भी उतनी एनर्जी डाल के स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हमने। उस टाइम पे कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। अगर आप खुद से शुरू कर रहे हो तो वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा। आप जितना टाइम दे सकते हो उसको उतना कम है, 24 घंटे भी कम पड़ेंगे आपको स्टार्टिंग में किसी स्टार्टअप के लिए। तो आप एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद आप वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो। जैसे आपको फिर फिटनेस पे भी काम करना है, फिर आपकी एक पर्सनल मी टाइम पे भी प्लान करना है, तो आप कर सकते हो, लेकिन एक माइलस्टोन के बाद। मैं ऐसा मानता हूँ स्टार्टिंग फेज में आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो तो आप यू कांट मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस अंटिल अनलेस यू आप एक माइलस्टोन अचीव ना कर लो। ओके, स्टार्टअप सर बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड लगता है सुनने में,
बट उस वर्ड को सर थोड़ा आप एलोबरेट करिए कि क्या है वो एग्जैक्टली। स्टार्टअप वर्ड जो है ना उसको बहुत ज्यादा फैंसी बना दिया है यंग जनरेशन ने, और जो अपना पूरा एक सिस्टम है स्टार्टअप इकोसिस्टम, उसने बहुत ज्यादा उसको बूस्ट कर दिया स्टार्टअप। पहले स्टार्टअप वर्ड इतना फैंसी नहीं हुआ करता था। क्या होता है, कोई भी धंधा अपन स्टार्टिंग से शुरू करते हैं उसे अपन स्टार्टअप बोलते हैं कि जीरो से शुरू किया वो एक स्टार्टअप हो गया। अगर अपन यूं देखेंगे तो हो आप कर धंधा ही रहे हो, है ना। अगर आप इंडिविजुअल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो वो स्टार्टअप कहलाएगा। अगर आप किसी फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो या फिर उसको ज्वाइन कर रहे हो तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। तो स्टार्टअप वर्ड फैंसी है, जितना फैंसी है उतना ही नुकसान भी पहुंचाता है लोगों को। स्टार्टअप में लोग ध्यान देना भूल जाते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। स्टार्टअप फैंसी वर्ड है, उसको देख के लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं कि फंडिंग सेशंस पे जाना है, ये जाना है। उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज पे ध्यान नहीं करते हैं। उनको प्रोडक्ट सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट सर्विसेज प्रॉफिटेबल है, आगे जाके वो कितना रिवॉल्यूशन लेके आएगा मार्केट के अंदर। जिस भी मार्केट और सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उसके लिए वो कितना अच्छे से रिवैम्प करेगा लोगों की चीजों पे। जैसे कोविड एक बड़ा पार्ट है, उसमें ऑनलाइन सेल्स पे बहुत इम्पैक्ट आया था। उसके पहले ऑनलाइन सेल्स इतना बूस्ट नहीं हुए थे, कोविड के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, लोग मूवमेंट कम कर पा रहे थे, तो ऑनलाइन सेल्स का एक मार्केट बहुत अच्छे से बूस्ट हुआ। रेवोल्यूशन ही है सर। एग्जैक्टली। तो वो जो स्टार्टअप था उन लोगों का, वो उन्होंने स्टार्ट बहुत टाइम पहले किया था, लेकिन जो बूस्ट उनको कोविड में मिला वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहा। तो आपका स्टार्टअप जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने आगे तक उसको लेके जाओगे। $1 बिलियन आइडिया है और आपका प्रोडक्ट और सर्विस जो है प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं है। एंड सर एक और स्टार्टअप से एक और चीज आती है कि लोग आजकल ब्रांड की स्टोरी बताने में बहुत फोकस करते हैं, बिजनेस बनाने पे नहीं करते हैं कि लाइक अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, बट बिजनेस के बारे में बात नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इस पर मेरा ऐसा मानना है, 2 तरीके से धंधा होता है बाजार में, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, जो मेरा रिसर्च है। 2 तरीके से होता है। एक धंधा होता है धंधा दिखा के धंधा करना, और एक होता है धंधा करके दिखाना। 2 तरीके होते हैं, एक हाथी के दांत होते हैं, एक खाने के दांत होते हैं, ठीक है। मैं सेकंड वाले पे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि धंधा करके दिखाओ, पहले कर लो फिर दिखाओ कि हमने इतना कर लिया है और हम इतना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो दिखा के धंधा करते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर रहे हैं, हम और इतना आगे तक। अच्छी बात है, हर किसी का विजन होता है, लेकिन आप कितना कर चुके हो पहला वो बताओ कि हम इतना कर चुके हैं और आगे के हमारे ये प्लान्स हैं, तो वो आपका विजन कहलाएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बबल्स होते हैं मार्केट में कि लोग बोलते हैं, बोलने में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो मेरा मानना है कि दोनों चीजों को पैरेलल मेंटेन करके चलना चाहिए। जितना आप मार्केट में बता रहे हो उतना ही आपका ब्रांड भी खुद बोलना चाहिए। बड़े स्टार्टअप्स अगर आप टॉप 10 या टॉप 20 स्टार्टअप्स उठाएंगे भी इंडिया के या वर्ल्ड के, तो उनके फाउंडर सीईओ आपको बहुत कम बोलते हुए नजर आएंगे। उनका धंधा बोलता हुआ नजर आएगा आपको मार्केट में, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपका धंधा बोलता है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि हमारा धंधा बोल रहा है, हम अगर बाद में भी बोलेंगे तो चलेगा। मेक सेंस सर। तो सर जैसे अभी कोविड, अभी के टाइम पे स्टार्टअप्स ले ऑफ कर रहे हैं, तो जब कोविड जब था तब भी आपके इतने सारे आउटलेट्स थे, तब आपने उस टाइम पे हमारे फिगर्स जो थे आउटलेट्स के वो कम थे, इतने 250 स्टोर्स नहीं थे। 2020 में हम करीब 30-40 स्टोर्स के अराउंड थे। कोविड लोगों के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव रहा, पर हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। कोविड के बाद हमने जो एक्सपांशन किया वो हमारा फास्ट और ज्यादा एक्सपांशन हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड ने लोगों को सोचने का मौका दिया। बहुत सारे लोगों ने जॉब से स्विच करके बिजनेस में आ गए, और बिजनेस से स्विच करके बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का एक स्टार्टअप जो चालू किया, या फिर जो भी सारी चीजें लोगों को प्लान करने का मौका मिला, टाइम मिला। तो कोविड के टाइम हमने 0 ले ऑफ किया। हमारे पास लिमिटेड टीम होती है, मैं क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। आज भी हम कम लोगों को रिक्रूट करते हैं, हम फास्ट हायर फायर नहीं करते। हम अच्छे से क्वालिटी पीपल्स को लेके आते हैं, हम उनको अच्छे से ट्रेन करते हैं, और फिर हम मिलके टीम के साथ काम करते हैं। मैं एज ए लीडरशिप को ज्यादा इन करता हूँ हमारे स्टार्टअप्स में। मैं मानता हूँ कि एज ए लीडर अगर आप काम करेंगे टीम के साथ मिलके तो काम ज्यादा अच्छा नजर आएगा। आप किसी को ऊपर भी थोप नहीं सकते कोई काम की, आप फॉर ग्रांटेड ले लोगे कि टीम है, टीम करके देगी, तो वो ऐसा नहीं होता है। आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा काम में, और काम को आपको साथ में ही मिलके करना पड़ेगा टीम के। तो हम लोगों ने कोविड में 0 ले ऑफ के साथ काम किया है, और उसके बाद हमने टीम को बड़ा भी किया है, और अभी भी हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं लोगों को। सर एक और जो कंसर्न है, जो मैं मेरी भी कंपनी में ऑब्जर्व करता हूँ कि लाइक टीम को जो अपन हायर करते हैं, हायर कर लिया है,
सब चीज़ें देख के टीम को अच्छा भी लगता है और एक बार अपन मोटिवेट भी कर देते हैं। पर टीम बनाना और उसे चलाते रहना उसी टीम के साथ, वो कैसे चलाएंगे? उसको आप बोल सकते हो रिलेशन मैनेजमेंट, वो यहाँ भी होगा। आप क्या होता है, कोई भी हम जैसे हमारे इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी कोई पर्सन को रिक्रूट करते हैं तो हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ हम उस पर्सन का 1 महीने का ट्रायल लेते हैं, 15 डेज या 1 मंथ, डिपेंड करता है वो किस पोजीशन पे, किस पोजीशन की हायरिंग हुई है। हम उस ट्रायल के अकॉर्डिंग सारी चीजें उनको बताते हैं और उनकी एक्सपीरियंस भी देखते हैं और उनका वर्किंग स्टाइल भी देखते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर हमको लगता है ये लॉन्ग लास्टिंग हमारे साथ काम करेगा और लॉन्ग टर्म पे जाएगा, तो फिर हम उनको उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट देते हैं और फिर वो उस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो फिर कैसे होता है कि ये सारी चीजें अपन ने कल ही रिक्रूट हो गई, टीम बन गई, अब सबके अपने अपने वर्टिकल्स होते हैं। फाइनेंस को प्रॉब्लम होती है ऑपरेशन से, ऑपरेशन को प्रॉब्लम होती है सेल्स से, सेल्स को प्रॉब्लम होती है ऑपरेशन से। सारे डिपार्टमेंट अपने आप में क्लैश होते हैं। अब वो बीच में आप उनको बैठ के उनको सारी चीजें आपको सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, या तो फिर आप एक प्रॉपर तरीके से एसओपी बनाओ काम की, पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास कि इसके बाद ये इन होगा, इसके बाद ये इन होगा, इसके बाद ये इन होगा। सबके अपने अपने रोल्स होने चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपकी क्लियर हो गई टीम की, तो टीम में कभी भी क्लेश नहीं होगा। अभी क्या होता है, बहुत सारे स्टार्टअप्स रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको उनके एम्प्लॉय को यही नहीं पता कि मेरे को करना क्या है ना। ये काम आया वो भी उसको दे देंगे, ये काम आया वो भी उसको दे देंगे, तो वो ऐसे उसकी प्रोडक्टिविटी नजर नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर किसी एक एम्प्लॉय पे लोड बढ़ रहा है तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन किसी और एम्प्लॉय पे निकालेगा, तो वो एक गलत तरीका होता है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप करना टीम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए आपको बहुत सारी चीजें प्लान करनी पड़ती है। आप उनको फ्री टाइम, फ्री स्पेस दीजिए काम करने का। कोई बाउंडेशंस में अगर वो रहेंगे तो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। आप उनको फ्री टाइम दीजिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए, उनका खुद का एक डिसीजन होना चाहिए। वो डिसीजन आपके सामने रखे तो उसको वैल्यू करिए और उनके वर्किंग स्टाइल और सारी चीजों को अप्रिशिएट करिए। तो कहीं ना कहीं टीम के बीच में आपको एक रिलेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाना होगा, तो आप प्रॉपर तरीके से टीम को मैनेज कर सकते हैं। एंड सर, जैसे आपका जो पूरा इतना सेटअप वगैरह रहता है, लाइक जितने प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, तो वो आप इन हाउस बनाते हैं या फिर आउटसोर्सिंग का आपको भी? कुछ चीजें होती हैं जो इन हाउस बनती है हमारी, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम आउटसोर्स करते हैं। वो डिपेंड करता है किस लोकेशन पे क्या प्रोडक्ट हम सर्व कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं, जैसे डेली गुड्स होते हैं, मिल्क हो गया, वेजीज हो गई, ये चीजें हम इन हाउस नहीं कर सकते सारी चीजें, तो ये हम आउटसोर्स करते हैं। कुछ ऐसे सोर्सेस हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जो हम आउटसोर्स करते हैं। बाकी जो हमारी रेसिपीज होती हैं वो हम खुद बनाते हैं। कुछ सॉसेस हो गए जो हम खुद प्लान करते हैं सारी चीजें। तो वो डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट है और क्या हम सेल करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि कितनी चीजें उसमें से आउटसोर्स करनी है, कितनी इन हाउस हो जाएगी। ओके सर, आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ें समझ में आ रही कि यू हैव अ विजन ऑफ बिजनेस सेंट्रिक। तो मुझे ये तो बताया कि आप सोशल मीडिया उन सब चीज़ों पर ज़्यादा स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं करते हैं। सर भले से बोलते हैं लोग कि डिजिटल मार्केटिंग वो सब चीज़ें, बट स्टिल सर जो यूथ है अगर वो पूरा कंज्यूमेट हो रहा है उस चीज़ का, तो लाइक ये टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में भी आप कुछ मैसेज वगैरह देना चाहेंगे? सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है। अब सोशल मीडिया के प्रोज कॉन्स दोनों, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। अगर पॉजिटिव देखा जाए तो सोशल मीडिया इतना अच्छा अप्रोच है कि आप कहीं भी बैठ के उस चीज से बहुत कुछ सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें, मतलब आपको नेटवर्किंग में बहुत हेल्प करेगा सोशल मीडिया। आपको चीजें सीखने में, रिसर्च करने में सोशल मीडिया बहुत हेल्प करेगा। आपको लोगों की स्टोरी, उनके एग्जीक्यूशन, सब कुछ आपको सोशल मीडिया से पता चल सकता है। सोशल मीडिया आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएगा, इंटर्नशिप सिखाएगा, बहुत सारी चीजें आपको सोशल मीडिया से सीखने को मिलती है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करते हैं, और मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया एक बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर। और इसीलिए हम लोग भी अब सोशल मीडिया पर अच्छे से इन हो रहे हैं और अच्छे से बूस्ट करेंगे सारी चीजों को। जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हमें भी नहीं पता हम किसकी हेल्प कर चुके हैं अभी तक। तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूथ को मैं बोलूंगा कि उसको अगर पॉजिटिव सेंस में यूज करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको ज्यादा भी यूज नहीं करे। हर चीज का एक लिमिट होता है, उतने लिमिट में ही चीजें रहें तो ज्यादा बेटर है। वो कम भी बेकार होती है और ज्यादा भी बेकार होती है। ओके एंड सर, जैसे अभी हर उसमें बोलते हैं कि रोल मॉडल की जरूरत रहती है, पर जो दिन भर इंस्टाग्राम उस पर देख रहा है, वो जब अंबानी जी को देखेगा तो उसको बिजनेसमैन बनना है, राकेश झुनझुनवाला को देखा तो स्टॉक मार्केट में जाना है, स्पोर्ट्स के एथलीट को देखा तो उसे वो बनना है। तो मतलब एक रोल मॉडल सेट करना कितना जरूरी है इस चीज के लिए? वो कहीं ना कहीं आपके माइंड के ऊपर अफेक्ट करता है। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग जो है वो क्या होता है, एकदम से आपको इमोशनल रील दिख गई तो आप इमोशनल हो गए। जस्ट 2 मिनट्स बाद आपको एक एनर्जेटिक रील दिख गई, कोई बिजनेस वाला इन्फ्लुएंसर दिख गया तो आप एकदम बिजनेस के बारे। तो कहीं ना कहीं वो माइंड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बता सकता हूँ, मेडिटेशन। और आप क्या करिए, आपके जो रोल मॉडल्स हैं हर
आपके लाइफ स्टाइल में हर चीज का एक अलग रोल मॉडल होगा, फिटनेस का एक अलग रोल मॉडल होगा, बिजनेस का एक अलग रोल मॉडल होगा, और आपके मल्टीपल रोल मॉडल्स नहीं हो सकते। Exactly, sir. तो आपको कुछ चीजें सिलेक्टिव रखनी पड़ेगी और आप उसी को फॉलो करो, उसी से चीजें सीखो और उसी के साथ आप आगे बढ़ते चलो। एंड सर जो एम्बिशंस का बात है, हर कोई एम्बिशियस है, जिससे पूछो सबके सपने हैं। पर कभी कभी तो बातें करते हैं कि हम पहाड़ों की बातें करते हैं, कभी कभी पत्थर भी नहीं उठा पाते हैं। तो एक जो कंसिस्टेंसी है उसके बारे में सर मैं बोलूंगा कि इसमें डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्या होता है, लोग आज का जो यूथ है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी से भी। अगर किसी ने अपनी स्टोरी बताई, किसी ने अपना स्ट्रगल बताया तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसकी सक्सेस स्टोरी देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। सबसे पहले आप आपको खुद को पहचानो, सबसे पहले खुद को टाइम दो, खुद के कैलिबर को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो। और क्या होता है, कोई भी चीज स्टार्ट होती है ना तो इनिशियल स्टेज से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके स्टार्ट होती है। आप डायरेक्टली 100 पे नहीं पहुंच सकते। तो आप अगर पहाड़ उठाने की बात करो तो पहले आप पत्थर उठाने की प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट आप पहाड़ उठाने की बात मत करो। मैंने अभी पुराने अपने कुछ जवाबों में ये बताया है कि बहुत सारे लोग 500 1000 आउटलेट की बात करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले खोल लो, आप उसके बारे में बताओ, फिर आगे आपका विजन के बारे में बताओ। आपने कैसे खोला, आप आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करो। कोई भी बड़ी चीज छोटे से स्टार्ट होती है, एवरी बिग थिंग स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। और मेरा ऐसा मानना है, पासोस पोर्टोस विस्टा लार्जा मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डाल के रखा है। तो उसका मीनिंग ये हो जाता है कि शॉर्ट स्टेप्स लार्ज विजन। आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाओ और बड़े विजन के साथ आप काम करो। ओके इट मेक्स सेंस। सर आपके अभी फ्यूचर के विजन क्या है? लाइक अभी आप बोलेंगे नहीं, बट फिर भी स्टिल विजन्स बहुत हैं। टीलॉजी को अच्छे लेवल पे लेके जाना है, सूतों को अच्छे लेवल पे लेके जाना है, हमको और वर्टिकल्स ओपन करना है फूड इंडस्ट्री के अंदर। हम मल्टीपल चीजों में काम कर रहे हैं। वी आर इन रियल एस्टेट ऑल्सो, हम रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। फूड इंडस्ट्री में हम डार्क किचन अभी प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी एक डार्क किचन, क्लाउड किचन पे हम काम करेंगे। तो मल्टीपल चीजों में जाना है। मैं विजन की बात आपके सामने करूंगा कि हमको आईपीओ तक जाना है टीलॉजी सूतो को लेकर। तो विजन तो हमारा काफी अच्छा है, अब हम कर रहे हैं उसके लिए मेहनत। ओके और मैं ऐसा मानता हूँ इस पॉइंट पे आपके कि एम फॉर द मून, जो शाहरुख खान ने बोला है, एम फॉर द मून। नहीं बने तो नहीं बने, सपना देखा है, करते करते कुछ बन गए तो बन गए। इनसे आपसे एक और चीज बहुत अच्छी मुझे लगती है कि लाइक जो रिसोर्सेज के लिए लोग रोते हैं कि मेरे पास इतनी फंडिंग होती, ये होता वो होता तो कर पाते हैं। बट कई बार मुझे लगता है एटीट्यूड भी सही रहता है कि लाइक आपका माइंडसेट है उस चीज को लेकर। आप कुछ मत करिए, आपके आसपास के रिसोर्सेज देखिए, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना गर्दन झुकाइए और काम पे ध्यान दीजिए। फालतू चीजें आसपास जो चल रही है उस पर ध्यान मत दीजिए कि उसके पास इतना था तो उसने इतना कर लिया, उसके पास इतना था। आपके पास क्या है, आप उसमें से क्या अच्छा कर सकते हो। आप अच्छे से एनालिसिस करिए, पूरी प्रॉपर प्लानिंग करिए, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए और फिर अच्छे से प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करिए। अपनी खुद की चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आसपास जो चल रहा है उस पर कम ध्यान दीजिए, है ना। टाइम, इसमें टाइम मैनेजमेंट में बोलूंगा कि टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, आपको कब सोना है, कब उठना है, कब कितना काम करना है, ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर होगी तो आपको दूसरी चीजों पे इतना फोकस जाएगा नहीं। आप खुद की चीजों पे ध्यान दीजिए। सर आपका वैसे रूटीन क्या है? लाइक मैं बेसिकली मेरे रूटीन, हर स्टार्टिंग फेज में मेरा रूटीन अलग था, आज मेरा रूटीन अलग ही है। अब मैं, आप जैसे बोल रहे थे वर्क लाइफ बैलेंस में, कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस पे प्लान करता हूँ चीज़ों को। सुबह मॉर्निंग में उठ जाता हूँ 5:30-6 बजे के आसपास और फिर मैं थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान देता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ। मेडिटेट में कोविड के बाद से करने लगा हूँ और कंटिन्यू करता हूँ मेडिटेट। और मुझे हर स्टेज पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखा के गया है। मैं अपनी डाइट का ध्यान रखता हूँ, मैं काम पे फोकस्ड रहता हूँ। मैं रात को ज़्यादा बाहर हैंग आउट करना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं टाइम पे घर आ जाता हूँ, टाइम पे सो जाता हूँ। मैं 11 बजे तक सो जाता हूँ। तो ऐसा मेरा एक शेड्यूल चलता है। सर एक क्वेश्चन ये भी है कि लाइक अभी जो फूड इंडस्ट्री और जिसमें अभी आपने एंट्री करी थी तो वो टाइम एक अलग था और उस टाइम पे ज़्यादा मार्केट में कॉम्पिटिटर्स और वो सब इतने नहीं थे। लाइक ऑब्वियसली सैचुरेटेड मार्केट था बट टू सम एक्सटेंट। बट आज ये अरीना काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। तो अगर कोई एंटर कर रहा है तो उसे किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर मैं आपसे 2-3 लाइन्स में अगर पूछूं, अगर आपको किसी भी बिजनेस के अंदर एंटर करना है तो सबसे पहले उसका आप रिसर्च करिए कि वो बिजनेस कितना लंबा जाएगा। आप कितने बड़े कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हो उस बिजनेस के साथ, आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो उस बिजनेस के साथ। तो ये 2-3 चीजों को आप दिमाग में रखो। बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंस्पायर होकर ओपन करना सेंस नहीं बनाता है। आप देखिए कि उस बिजनेस को आप कहाँ तक लेके जा सकते हो, उस बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है, कम्युनिटी को क्या फायदा हो सकता है, सोशली क्या फायदा हो सकता है। तो वो सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ किसी भी बिजनेस में एंटर होना चाहिए। ओके सर, कुड यू प्लीज टेल मी द बैकग्राउंड कि लाइक आपकी जर्नी एग्जैक्टली पीछे से कहाँ से शुरू हुई है?
मैं अगर बात करूँ तो मैंने बताया है आपको कि मैं शाजापुर से बिलोंग करता हूँ। इंदौर हम लोग पढ़ने आए थे 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर। हम एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। शाजापुर के पास हमारा गांव है और मेरे फादर जो है वो फार्मर हैं। हमारी फैमिली में बिजनेसेस हैं, कजिन ब्रदर्स और सबके। तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी अर्ली स्टेज में। जब व्हेन आई वाज इन 11th 12th हम समर वेकेशंस में उनके आउटलेट्स पे बैठते थे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम सीखते थे वहाँ से। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि आपकी बिजनेस में आपके पेरेंट्स का क्या बिजनेस है, आपके पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड, उसके अकॉर्डिंग आप आपका फ्यूचर प्लान करोगे। डजंट मैटर, आपको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप किस तरीके से उसको स्टार्ट कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो बैकग्राउंड, मेरे को नहीं लगता कि बैकग्राउंड इसमें मेजर रोल प्ले करता है। आप अपने बैकग्राउंड को हटा दीजिए और आप आपकी चीज पे फोकस करिए कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ शाजापुर से आके इंदौर में और इतने आउटलेट्स खोल सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इम्पॉसिबल है, मुझे तो बहुत पॉसिबल लगता है और हर कोई, मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है। सर आपके इनिशियली आपके मेंटर कौन थे? लाइक किसी को तो आपने रोल मॉडल मानना होगा। एग्जैक्टली उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया तो सोशल मीडिया का इतना बड़ा मार्केट नहीं था। तो मेंटोर बोल सकते हैं कि हर स्टेज पे अलग अलग मेंटोर्स होते हैं। कुछ मेंटोर से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, कुछ मेंटोर की सिर्फ लाइफस्टाइल से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं उस टाइम पे तो अपने पेरेंट्स से ही चीजें डिस्कस करता था। उसके बाद फिर मुझे मेरे जो कजिन्स अच्छा प्ले कर रहे थे बिजनेस के अंदर, उनसे मैं चीजें सीखता था। तो हर स्टेज पे इंदौर आने के बाद फिर हम जो हमारे इंडस्ट्री के लोग थे उनमें से हमने अच्छे से स्टडीज की, जो बड़े ब्रांड्स थे उनको हमने देखा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मेंटोर ने रोल प्ले किया है हमारी जर्नी में। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेंटोर्स हर स्टेज पे चेंज होते हैं। डिपेंड करता है आपका नेचर कितना लर्निंग नेचर है। आप सीख, जरूरी नहीं मेंटोर एकदम सक्सेसफुल इंसान ही हो। आप एक बहुत छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हो और एक बड़े इंसान से भी सीख सकते हो। सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज होती हैं। आपका लर्निंग नेचर होना चाहिए। सर एक पॉइंट ये भी रहता है कि जो अपन बिजनेस की जब बात करते हैं कि लाइक लोग एक एज के बाद बचपन से जब बड़े होते हैं तब तो उनके सपने थे कि मुझे फरारी चाहिए, मर्सिडीज, ऑडी सब चाहिए। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सपने छोटे होते जाते हैं। वो फिर सिक्योरिटी, लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान। बट सर बिजनेस एक ऐसी चीज है जहाँ पे लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है, इंसान आना चाहे तो। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस से ही आदमी सक्सेसफुल कहलाएगा। बहुत सारे लोग जॉब में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जहाँ भी हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, वो जॉब हो, बिजनेस हो, आपका खुद का स्टार्टअप हो, फैमिली बिजनेस हो, आप अच्छे से परफॉर्म करो, आपका 100% दो, आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। जरूरी नहीं है कि जो सपने आपने देखे हो बिजनेस से ही पूरे हो। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं लाइफ में। आप अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से देखो, जज करो और उसमें आप उसके साथ काम करो, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना सीखो। सपने हर बार चेंज होते हैं, हर इंसान के चेंज होते हैं, हर स्टेज पे सपने चेंज होते हैं। ये आपका पॉइंट सही है। वो डिपेंड करता है आपको कितना कॉन्फिडेंस है आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए। आप कितनी, मतलब वो एक मैंने लाइन पढ़ी थी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ टैलेंटेड यू आर, इट्स इम्पोर्टेंट हाउ हंग्री यू आर। पूरी ताकत, पूरी एनर्जी झोंक देनी है उसको पूरा करने के लिए। तो फिर तो हर चीज पॉसिबल है। अगर वो लोग कर सकते हैं जो करके बैठे हुए हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं इतने आउटलेट्स खोल सकता हूँ तो हर कोई खोल सकता है। एग्जैक्टली सर, एक और जो पॉइंट है सिक्योरिटी का, कंफर्ट का, उसके जस्ट सामने एक पॉइंट आता है रिस्क का कि लाइक ये तो सर श्योर है कि जो इंसान जितनी रिस्क लेगा उसको रिवॉर्ड भी उतना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोपोर्शनेट रहता है। तो सर उस पॉइंट की कितनी जरूरत है? रिस्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हर एक पार्ट, हर एक पॉइंट पे रिस्क आती है। मैंने पढ़ा भी है और हर इंसान पढ़ता है अपनी लाइफ में। 12th में भी पढ़ा है मैंने, कॉलेज में भी पढ़ा है। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं मैं अगर उस टाइम पे रिस्क नहीं लेता ये सब स्टार्ट करने की तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो जरूरी नहीं है आप स्टार्टिंग में विजुअलाइज कर लो कि आप ये एक्शन लोगे तो आगे जाके आपका क्या रिएक्शन होगा। डजंट मैटर, आप एक्शन लो, वो इम्पोर्टेंट है। और रिस्क लेना अच्छी बात है, रिस्क लेना चाहिए, हर इंसान को रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने कोई रिसर्च नहीं किया और रिस्क ले लिया। रिस्क वो बेकार है जो बिना रिसर्च के की हुई और ली हुई हो। वो रिस्क बहुत अच्छी है जो रिसर्च करके आपने रिस्क ली है। वो रिस्क नहीं है, वो कैलकुलेटिव एक्शन है। मेक सेंस सर। एनी मैसेज स्पेसिफिक यू वुड लाइक टू गिव टू द यूथ ऑडियंस? मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़माने में सब लोग फ़ोन में और सारी चीज़ों में ध्यान देते हैं। मैं मानता हूँ कि आप अपने फिटनेस और मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, मेडिटेट करो, डाइट का ध्यान रखो। अर्ली स्टेज में अगर आपने आपकी फिजिक और आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स और सब पे काम किया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपको कॉन्फिडेंस देगा चीज़ों में, काम करने में और सारी चीज़ों में। फैमिली रिलेशंस पे ध्यान दो। आपके आसपास के जो रिलेशंस हैं, फ्रेंडशिप है, सबको मेंटेन करके चलो। तो रिलेशन मैनेजमेंट और फिटनेस, दो चीज़ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग इन दोनों चीज़ पे अच्छे से ध्यान दो। बाकी सब चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, प्लस माइनस सब होता है।
अच्छी चीज़ें भी आएंगी, बुरी चीज़ें भी आएंगी। बुरी चीज़ों से आप सीखोगे, अच्छी चीज़ों से आप सिखाओगे, तो आप रिलेशंस पे और फिटनेस पे ध्यान दो। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ के, और पॉडकास्ट आपने जो लिया और सारी चीज़ें पूछी, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। फॉक्स ऑफ इंडिया जो आपका चैनल है, मैं बेस्ट विशेस आपको दूंगा कि इसे आप अच्छे एक लेवल पे लेके जाओ। देवराज, अच्छा कर रहे हो आप अर्ली एज में ये सारी चीज़ें प्लान की आपने, वेरी नाइस। और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आपके चैनल के लिए, और अच्छे से ग्रो करो, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, दिन दुगना रात चौगुना बनाओ। Thank you so much. चलिए, थैंक यू सो मच।